हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है श्री गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के विचार और उनके थॉट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उनको अपना राजनैतिक गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले को उदारवादी विचारकों में सम्मिलित किया जाता है। उनको उदारवादियों का सिरमौर भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को 1905 में बनारस कांग्रेस के अधिवेशन में सभापति निर्वाचित किया गया। उस समय जो कहना चाहिए देश में राष्ट्रवाद की भावना पहली बार जन्म ले रही थी, जब चारों तरफ बंगाल के विभाजन के विरोध में सभी वर्गों के, सभी धर्मों के और सभी उम्र के देशवासी एक साथ मिलकर बुलंद आवाज और दृढ़ निश्चय से लॉर्ड कर्जन के धूर्त इरादों का विरोध कर रहे थे। और तभी कांग्रेस ने स्वदेशी का रेजोल्यूशन भी पास किया। गोपाल कृष्ण गोखले स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण जो कहना चाहिए उन्होंने एक रोल अदा किया, एक आधार बनाया स्वतंत्रता आंदोलन का। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या थी कि उन्होंने राजनीति और नैतिकता का समावेश किया। संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास किया। 1885 से 1905 का काल उदारवादी काल कहा जाता है, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख थे। उनके साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बहुत से जो कहना चाहिए उदारवादी विचारक रहे, उदारवादी नेता रहे, और जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर, नैतिकता के मार्ग पर चलकर संवैधानिक साधनों के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। इनका राजनैतिक दर्शन इस प्रकार है। राजनैतिक दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहला जो पॉइंट है हमारा है ब्रिटिश शासन को वरदान मानना। उस समय की जो स्थिति थी, हमारा भारत जो है पूर्ण रूप से खंडित भारत था, और हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स का शासन हुआ तो थोड़ा हमारे यहाँ एकता आनी शुरू हुई, थोड़ा डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो गोपाल कृष्ण गोखले की सोच सोचिए कितनी बड़ी थी कि वो इसको वरदान मानते थे। वरदान मीन्स इन द सेंस कि उनको ये लगता था कि इनके संपर्क में आने से भारतीयों का जो कहना चाहिए एक बौद्धिक प्रतिभा जो है वो चमकेगी, और एक जो अशांत और अराजक भारत था वो एक अच्छा, एक जो कहना चाहिए सुदृढ़ भारत जो है बनेगा। दूसरा क्या था कि इनके आने से, अंग्रेज ब्रिटिशर शासन के आने से पाश्चात्य शिक्षा ने हमारे भारत में प्रवेश किया। तो उससे उनको लगता था कि भारत कहीं ना कहीं एक जो कहना चाहिए दृढ़ और एक अच्छी भावनाएं लोगों के अंदर आएंगी। इसी कड़ी में दूसरा है ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारक थे। अभी मैंने आपको बताया उदारता से ही उनका हर कार्य शुरू होता था। मतलब उनको ये लगता था, उन्होंने हमेशा नरमवादी नीति अपनाई, उदारता अपनाई, नैतिकता अपनाई, संवैधानिक साधन अपनाए। तो उनको ये लगता था कि कभी ना कभी तो हमारी जो है कहना चाहिए हमारा भारत जो है कहना चाहिए डेवलप होगा। दूसरा क्या है कि उनको ये रहता था कि ब्रिटिशर्स कभी ना कभी न्याय की बात करेंगे और सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी सोच ऐसी थी, वो एक उदारवादी थे। उनको ये लगता था कि बिना किसी कहना चाहिए किसी को नुकसान पहुंचाए प्रार्थना पत्र के द्वारा अपनी मांगों को रखते थे, सभाएं करके रखते थे, मीटिंग्स हेल्ड करते थे, इस तरीके के वो साधन अपनाते थे। उनको ये लगता था कि नहीं, हमें नम्रता के साथ ही अपनी जो है मांगों को पूरा करना होगा, और उनको उनकी जो ब्रिटिश न्यायप्रियता है उसमें पूर्ण रूप से विश्वास था। और उनको ये लगता था कि जो इनकी शिक्षण पद्धति है या लोकतांत्रिक पद्धति है उसके साथ जो है मतलब भारत में अच्छा विकास होगा, और उनको ब्रिटिशर्स की उदारता में पूर्ण रूप से विश्वास था कि किसी न किसी दिन ये न्याय जरूर करेंगे। नेक्स्ट इसी कड़ी में तीसरा पॉइंट आता है ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा। अब ब्रिटिश शासन के प्रति गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ज्यादा अधिक जो कहना चाहिए निष्ठावान थे। उनको ये लगता था
कि जो हमारे यहाँ अराजकता है या अव्यवस्था है, ये सब इनके आने के बाद हमारी जो थोड़ा सही हुई है, और अंग्रेजों के सहयोग के द्वारा ही हम एक नव चेतना, एक राष्ट्रवाद की भावना, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि हम भारत राष्ट्र के नागरिक हैं, इस तरीके एक कम्युनिकेशन गैप था। तो इनके आने के बाद जब लोगों ने अत्याचार सहे, लोगों को लगा कि नहीं, जब उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करी तो उनको लगा कि हमें भी अपने राष्ट्र के प्रति तन मन धन से समर्पित होना चाहिए। तो ब्रिटिश राज का उनको लगता था कि नहीं, पूर्ण रूप से वो उसके प्रति निष्ठा ज्ञापित करते थे। नेक्स्ट आता है राजनीति का आध्यात्मिकरण। राजनीति और नैतिकता दोनों को वो जोड़कर चलते थे। वो ये कहते थे कि राजनीति में हमें जो भी कार्य करना है नैतिकता को मानकर चलना है। धर्म और नैतिकता के साथ ही राजनीति की जा सकती है। अब आप ये बताइए कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? साधन और साध्य। अब साधन और साध्य, उनका कहना यह था कि साधन और साध्य अगर पवित्र नहीं है तो हमें उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि वो मॉरलिटी को पहले समय से ही उन्होंने जब राजनीति में प्रवेश किया, नैतिकता को उन्होंने आधार माना अपनी राजनीति का। उनको लगता था कि नैतिकता को आधार बनाकर ही हम राष्ट्र को स्वतंत्र करा सकते हैं। तो उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण करा। इसी कंसेप्ट को आपने आगे जाके पढ़ेंगे। महात्मा गांधी भी सेम कंसेप्ट को रखा, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। और इसीलिए महात्मा गांधी जी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले राजनीति और नैतिकता दोनों को साथ लेकर चलते थे। उनको लगता था कि नैतिकता के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। तो राजनीति और नैतिकता, इसको लेकर ही चलना है। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं जिसमें जन कल्याण है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साधन भी पवित्र होने चाहिए, नैतिकता से परिपूर्ण होने चाहिए। साध्य भी पवित्र हो, नैतिकता पूर्ण हो और साध्य भी। अगर दोनों में से कोई एक भी अपवित्र है या दोनों में से कोई नैतिक नहीं है तो हमें उस कार्य का ही त्याग कर देना चाहिए। तो उनका ये विश्वास था कि राजनीति जन सेवा का एक साधन तभी बन सकती है जब हम उसका आध्यात्मिकरण कर सके। तो राजनीति का आध्यात्मिकरण करते हुए उन्होंने अपना इस जो कहना चाहिए राजनीति का सफर जो है पूर्ण किया। वो नैतिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए उन्होंने जो है कहना चाहिए राजनीतिक नेतृत्व जो है अपना पूर्ण किया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है राष्ट्रीय एकता पर जोर। अब जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो जो कहना चाहिए मतलब राष्ट्रीय एकता पर जोर देते थे। वो ये कहते थे कि सभी जो धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एकता इनकी एकता पर जोर देते थे। कोई भी मतभेद वो नहीं रखना चाहते थे। वो कहते थे कि इस समय एकमात्र उद्देश्य है अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराना, अपने राष्ट्र को विकसित करना। तो जब हम लोग मिलकर रहेंगे, एक होकर रहेंगे, तभी हम अच्छे से सहयोग के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्वदेशी आंदोलन का समर्थन। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन मीन्स कि वो अपने राष्ट्र की बनी हुई वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। उनको ये लगता था, उन्होंने ये कहा कि देश जो है मतलब इस समय हमारी जो स्वदेशी के लिए, देश के लिए उच्च कोटि का जो व्यापक प्रेम है ना, वही स्वदेशी है। मीन्स हमें अपने राष्ट्र के प्रति बहुत अत्यधिक राष्ट्रवादी भावनाएं रखनी होगी, राष्ट्र प्रेम की भावना रखनी होगी, राष्ट्र के प्रति बलिदान होने की भावना रखनी होगी। और हमें इस देशभक्ति के माध्यम से ही हम अपने राष्ट्र में आर्थिक सुधार ला सकते हैं और जो कहना चाहिए सांस्कृतिक सुधार ला सकते हैं और एक अच्छा विकास अपने राष्ट्र का कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विकेंद्रीकरण। वे एक ऐसी व्यवस्था की मांग करते थे जहां पर मतलब जो कहना चाहिए कोई भी केंद्रीकरण ना हो।
उन्होंने नौकरशाही पर जो उस समय की थी उस पर मतलब तुरंत वो चाहते थे कि कोई ना कोई नियंत्रण लगना चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक केंद्रीकृत होकर शक्तियों का दुरुपयोग किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने उस समय का जो एक था हाव हाउस कमीशन, उसमें भी कहा कि जो जितनी भी उच्च प्रशासनिक स्तर पर जो सत्ता का केंद्रीकरण है वो समाप्त किया जाए, प्रशासनिक सेवाओं की भी मनमानी खत्म की जाए और सबको पूर्ण रूप से समान दृष्टि से देखा जाए और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था का समर्थन किया जाए। नेक्स्ट आता है प्रशासकीय सुधारों की मांग। अब गोखले जो है सरकार की जो कहना चाहिए नीतियों की खुलकर आलोचना भी करते थे, क्योंकि उनको जो सही लगता था वो सही है और जो गलत है वो गलत है। तो उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन जो सैनिक व्यय पे उस समय क्या होता था कि जैसे जबरदस्ती सेनाओं में लोगों को जो भर्ती किया जाता था उन पे बहुत खर्चा किया जाता था, तो उनको लगता था कि बजाय सैनिक व्यय करने के वो लोगों के जीवन पर जो मतलब जो व्यय वहां हो रहा है वो भारतीयों के जीवन पर व्यय किया जाए, क्योंकि भारतीयों का जीवन स्तर निम्न होता चला जा रहा है। भारतीयों का मतलब शिक्षित वर्ग को बाहर रखा जाता था सत्ता से, उनको कोई जॉब्स नहीं दी जाती थी अच्छी, अगर वो सेलेक्ट भी हो जाते थे तो उनको नहीं लिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि नहीं, भारतीयों को नहीं, इसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही लिया जाएगा। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और वो चीज चाहते थे कि जो सैनिक व्यय को कम किया जाए और वो सारा व्यय जो है जन कल्याण पर किया जाए। इस प्रकार से वो प्रशासनिक सुधारों की मांग के लिए उन्होंने आवाज उठाई। अंत में हम यही कहेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले एक अत्यधिक उदारवादी विचारक थे, जिन्होंने नैतिकता के मार्ग पर चलकर राष्ट्र आंदोलन चलाया, राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा प्रदान की और सबसे बड़ी बात, राजनीति का आध्यात्मिकरण किया और जो भी मांग की वो संवैधानिक साधनों के साथ की। कोई भी कार्य उन्होंने हिंसा का प्रयोग करने के लिए नहीं कहा। हमेशा वो कहते थे कि अपनी मांगों को रखना है तो आप अपने मैनिफेस्टोज के द्वारा, प्रार्थना सभा के द्वारा, सभाएं हेल्ड करके, मीटिंग्स हेल्ड करके आप अपनी मांगों को रखिएगा और राजनीति में जितना जो भी कार्य आपको करना है वो नैतिकता के मार्ग पर चलकर ही करना है और संवैधानिक साधनों के द्वारा ही करना है। और उनकी मान्यता थी कि देश का जो पुनर्निर्माण जो होना है वो केवल मात्र नैतिकता के माध्यम से ही किया जा सकता है। वो आंधी के द्वारा नहीं, धीरे धीरे जो कहना चाहिए राष्ट्र का विकास करना चाहते थे। इस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखने का श्रेय जो है वो उदारवादियों को है और जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत अधिक अहम रोल रहा। थैंक यू।